हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपने कार्यक्रम हरप्रीत कौर की ज़ुबानी क्या है कहानी, हरप्रीत कौर की ज़ुबानी भाग 112। आज की कहानी का शीर्षक है एक पागल लड़की जी, और इस लड़की का नाम है हिना। चलिए सुनते हैं फिर आज कहानी हिना की। रूबी ताई ने जैसे ही बताया कि हिना छत पर रेलिंग पकड़े खड़ी है तो घर में हलचल सी मच गई। अरे वो छत पे कैसे चली गई? उसे तीसरे माले पर किसने जाने दिया? शारदा घबरा उठी थी। उससे बच्चा होने वाला है, ऐसी हालत में उसे छत पर नहीं जाना चाहिए। आदित्य चाय का कप छोड़कर तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और हिना को सहारा देकर नीचे ले आया। फिर कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। हिना अब भी न जाने कहाँ खोई हुई थी, न जाने किस सोच में डूबी हुई थी। हिना का जीवन एक सपना जैसा ही बना हुआ था। खाना बनाती तो पराठा तवे पर जलता रहता, सब्जी छौंकती तो उसे ढकना भूल जाती, कपड़े प्रेस करती तो उन्हें जला देती। हिना जब बहू के रूप में घर आई थी तो परिवार व बाहर के लोग उसकी खूबसूरती देखकर मुग्ध हो उठे थे। उसके गोरे चेहरे पर जो लावण्य था किसी की नज़रों को हटने ही नहीं देता था। कोई उसकी नासिका को देखता तो कोई उसकी बड़ी बड़ी आंखें, किसी को उसके दांतों की पंक्ति आकर्षित करती तो किसी को उसका लंबा कद और सुडौल काया। सांवला साधारण शक्ल सूरत का आदित्य हिना के सामने बौना नजर आता। शारदा गर्व से कहती, वर्षों खोजने पर यह हूर की परी मिल पाई है। दहेज ना मिला तो ना सही, पर बहू तो ऐसी मिली जिसके आगे इंद्र की अप्सरा भी पानी भरने लगे। धीरे धीरे घर के लोगों के सामने हिना का जीवन का दूसरा पहलू भी उजागर होने लगा था। उसका ना किसी से बोलना, न हंसना, न कहीं जाने का उत्साह दिखाना और ना ही किसी प्रकार की कोई इच्छा या अनिच्छा। बहू, तुमने आज स्नान क्यों नहीं किया? उल्टे कपड़े पहन लिए, बिस्तर की चादर की सलवटें भी ठीक नहीं की, जूठे ग्लास मेज पर पड़े हैं। शारदा को टोकना पड़ा। फिर हिना की उल्टी सीधी विचित्र हरकतें देखकर घर के सभी लोग उसको टोकने लगे, पर हिना न जाने कहाँ खोई रहती, न सुनती न समझती, न किसी का टोकने का बुरा मानती। एक दिन हिना ने प्रेस करते समय आदित्य की नई शर्ट जला डाली तो वह क्रोध से भड़क उठा। माँ, यह पगली तुमने मेरे गले बांध दी है, इसे कुछ समझ है ना कुछ करना आता है। उस दिन सभी ने हिना को खूब डांटा, पर वह तो पत्थर बनी रही। शारदा दुखी होकर बोली, हिना तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? घर का काम करना नहीं आता तो सीखने का प्रयास करो। रूबी से पूछो, मुझसे पूछो, पर जब तुम बोलोगी नहीं तो हम तुम्हें कैसे समझा पाएंगे? एक दिन हिना ने अपनी साड़ी के आंचल में ही आग लगा ली तो घर के लोग उसके रसोई में जाने से भी डरने लगे। हिना, आग कैसे लगी थी? हाजी, मैं आंचल से पकड़कर कढ़ाई उतार रही थी। कढ़ाई उतारने के लिए संडासी थी, तौलिया था, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? शारदा क्रोध से भर उठी थी। जानती हो तुम इतनी बड़ी गलती कर रही थी, इसका दुष्परिणाम सोचा है क्या? तुम्हारी साड़ी आग पकड़ लेती तब तुम जल जाती और तुम्हारी इसी गलती की सजा हम सबको भुगतनी पड़ती। आदित्य हिना को मनोचिकित्सक को दिखाने ले गया तो पता लगा कि हिना डिप्रेशन की शिकार थी। उसे यह बीमारी कई साल पुरानी थी। डिप्रेशन ये क्या भला है? शारदा के गले से ये बात ही नहीं उतर पा रही थी कि अगर हिना मानसिक रोगी है तो उसने एमए तक की पढ़ाई कैसे कर ली, ब्यूटिशियन का कोर्स कैसे कर लिया? हो सकता है हिना पढ़ाई पूरी करने के बाद डिप्रेशन की शिकार बनी हो। आदित्य ने फ़ोन करके अपने सास ससुर से जानकारी हासिल करना चाहिए तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर कर दी। शारदा परेशान हो उठी। लड़की वाले तो साफ साफ कुछ बताते नहीं कि उनकी बेटी को कौन सी बीमारी है, और अगर कुछ हो जाए तो सारा दोष लड़के वालों के सिर पर मढ़कर अपने आप को साफ बचा लेते हैं। माँ, इस पागल के साथ जीवन गुजारने से तो अच्छा है कि मैं इसे तलाक दे दूँ। आदित्य ने अपने मन की बात जाहिर कर दी। घर के दूसरे लोगों ने भी आदित्य का समर्थन किया। घर में हिना को हमेशा के लिए मायके भेजने की बातें अभी चल ही रही थी कि एक दिन उसे ज़ोरों से उल्टियाँ शुरू हो गई।
डॉक्टर के यहाँ ले जाने पर पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह पागल हमेशा को गले से बन जाए, इससे तो अच्छा है इसका अबॉर्शन करा दिया जाए, आदित्य आक्रोश से उबल रहा था। शारदा का विरोध घर के लोगों की तेज आवाज़ में दबकर रह गया। आदित्य हिना को डॉक्टर के यहाँ ले गया, पर अबॉर्शन नहीं हो पाया क्योंकि समय अधिक गुजर चुका था। घर में सिर्फ शारदा ही खुश थी, सबसे कह रही थी बच्चा होने के बाद हिना का डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। मैं अपनी बहू को बेटी के समान प्यार दूंगी। हिना ने मेरी बेटी की कमी दूर कर दी। बहू के रूप में मुझे तो बेटी मिली है। अब शारदा सभी प्रकार से हिना का बहुत ध्यान रख रही थी। हिना की सभी प्रकार की चिकित्सा भी चल रही थी, लेकिन हिना वैसी की वैसी ही थी। नींद की गोलियों के प्रभाव से वह घंटों तक सोई रहती, परंतु उसके क्रियाकलाप पहले जैसे ही थे। अगर बच्चे पर भी माँ का असर पड़ गया तो क्या होगा? आदित्य का मन संशय से भर उठता। तू क्यों उल्टी सीधी बात बोलता रहता है रे? शारदा बेटे को समझाती। क्या तुझे अपने खून पर विश्वास नहीं? क्या तेरा बेटा पागल हो सकता है? माँ, कैसे भूल जाऊं कि हिना मानसिक रोगी है। बेटा, ज़रूर इसके दिल पे कोई गहरा सदमा लगा होगा। वक्त का मरहम इसके जख्म भर देगा। देख लेना, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो करो ना ठीक, आदित्य व्यंग्य कसता। आखिर कब तक ठीक होगी? कुछ मियाद भी तो होगी। तू देखता रह, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले घर में बच्चे के रूप में खुशियां तो आने दे। शारदा का विश्वास कम नहीं होता था। पूरे घर में एक शारदा ही ऐसी थी जो हिना के पक्ष में थी। बाकी लोग तो हिना के नाम से ही बिदकने लगे थे। शारदा अपने हाथों से फल काटकर हिना को खिलाती, जूस पिलाती, दवाएं पिलाती और उसके पास बैठकर स्नेह दिखाती। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है ना। फिर हिना ठहरी, छुई मुई सी लड़की। माँ जी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? एक दिन पत्थर के ढेर से पानी का स्रोत फूट पड़ा। हिना को सामान्य ढंग से बातें करते देख शारदा खुश हो उठी। बहू, तुम मुझसे खुल के बात करो, मैं यही तो चाहती हूँ। हिना उठकर बैठ गई। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से नहीं निभा पा रही हूँ ना माँ। तुम माँ बनने वाली हो, ऐसी हालत में कोई भी औरत काम नहीं कर सकती। सभी को आराम चाहिए। फिर मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बच्चे को नहलाऊंगी, मालिश करूँगी, इसके लिए छोटे छोटे कपड़े भी सिलूँगी। हिना अपने पेट में पलते नवजात शिशु की हलचल को महसूस करके सपनों में खो जाती और कभी शारदा के बच्चे के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछती रहती। हिना ठीक हो रही है, देखो मैं कहती थी ना। शारदा उत्साह से भरी हुई सबसे कहती रहती। आदित्य भी अब कुछ राहत महसूस कर रहा था और हिना के पास बैठकर प्यार जताता रहता। एक शाम आदित्य हिना के लिए जामुन खरीद कर लाया तो शारदा का ध्यान जामुन वाले कागज़ के लिफाफे की तरफ आकर्षित हुआ। देखो, इस कागज़ पर बनी तस्वीर पे जो लड़की है वो तो बिल्कुल हिना जैसी है। हिना से मिलती जुलती शक्ल है बिल्कुल। आदित्य के अलावा घर के अन्य लोगों का भी ध्यान उस तस्वीर की तरफ आकर्षित हुआ। हाँ, सचमुच यह तो दूसरी हिना लग रही है, जैसे हिना की ही जुड़वा बहन हो। क्यों हिना, तुम भी तो कुछ बोलो। हिना का चेहरा और उदास हो उठा, उसकी आंखें डबडबा आई। हाँ, यह मेरी ही तस्वीर है। तुम्हारी? घर के लोग आश्चर्य से भर उठे। मैंने कुछ समय मॉडलिंग की थी, पैसा और शौक पूरा करने के लिए। यह काम मुझे बुरा नहीं लगा था, पर आप लोग मेरी इस गलती को माफ़ कर देना। तुमने मॉडलिंग की, पर मॉडल बनना तो आसान नहीं है। मैं अपने कॉलेज की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में प्रथम चुनी गई थी। फिर क्या? शारदा ने उसका उत्साह बढ़ाया। बहू, तुम ब्यूटी क्वीन चुनी गई, ये बात तो हम सबके लिए गर्व की है ना, छिपाने की थोड़ी ना है। फिर इस कंपनी वालों ने खुद ही मुझसे कांटेक्ट करके मुझे अपनी वस्तुओं के विज्ञापनों में ले लिया था। इतना बताने के बाद हिना हिचकियां भर भर के रोने लग गई। काफ़ी देर बाद वह शांत हुई तो बोली, मुझे एक फिल्म में सह अभिनेत्री की भूमिका भी मिली थी, पर मेरे पिताजी व ताऊजी को यह सब पसंद नहीं था। काफ़ी देर बाद वो शांत हुई। अब हिना की बिगड़ी मानसिकता का रहस्य शारदा के सामने आने लगा था। हिना ने बताया कि उसके रूढ़िवादी घर वालों में न सिर्फ उसे घर में बंद रखा,
बल्कि कई बार उसे मारा पीटा भी गया और उसके फ़ोन सुनने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। शारदा के मन में हिना के प्रति वात्सल्य उमड़ आया था। हिना के मॉडलिंग की बात खुल जाने से उसके मन का बोझ हल्का हो गया था। वह बोली, माँ जी, मुझे डर था आप लोग सब कुछ जानकर मुझे गलत समझने लगेंगे। ऐसा क्यों सोचा तुमने? लोग मॉडलिंग के पेशे को अच्छी नज़र से नहीं देखते और ऐसी लड़की को चरित्रहीन समझने लगते हैं। फिर उस लड़की का नाम कई पुरुषों के साथ जोड़ दिया जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। बेटे, सभी लोग एक जैसे नहीं हुआ करते। आजकल तुम खुश रहा करो। खुश रहोगी तभी तुम्हारा बच्चा खूबसूरत व निरोग पैदा होगा। शारदा का स्नेह पाकर हिना अपने को धन्य समझ रही थी कि आज के समय में माँ की तरह ध्यान रखने वाली सास भी है, वरना उसने तो सास के बारे में कुछ और ही सुन रखा था। नियत समय पर हिना ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया और घर में खुशियों की शहनाई गूंज उठी। हिना बेटे की किलकारियों में खो गई। पूरे दिन बच्चे के इतने काम थे कि उसके अलावा और कुछ सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन शारदा की एक बात ने घर में विस्फोट जैसा वातावरण बना दिया कि हिना धारावाहिक में काम करेगी। पारस मेरी सहेली के पति हैं और वह एक पारिवारिक धारावाहिक बना रहे हैं। उन्होंने हिना को कई बार देखा है और मेरे सामने प्रस्ताव रखा है कि आदर्श बहू की भूमिका में वह हिना को लेना चाहते हैं। माँ, तुम क्या कह रही हो? हिना को धारावाहिक में काम दिलवाओगी? वह कहावत भूल गई कि औरत को खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। एक बार औरत की कदम घर से बाहर निकल जाए तो घर में लौटना मुश्किल होता है। आदित्य आक्रोश से उबल रहा था। शारदा भी क्रोध से भर उठी। क्या मैं औरत नहीं हूँ? पति के मरने के बाद मैंने घर से बाहर जाकर सैकड़ों जिम्मेदारियां पूरी की हैं। माँ बनकर तुम्हें जन्म दिया और बाप बनकर पाला है। सैकड़ों कष्ट झेले, पैसा कमाने की छोटी छोटी नौकरियां की, कठिन परिश्रम किया। तो क्या मैंने अपना घर उजाड़ दिया? पुरुष तो सभी जगहों पर होते हैं। रूबी ताई भी तो दफ्तर में नौकरी कर रही हैं। क्या उसने अपना घर उजाड़ लिया है? फिर हिना के बारे में ही ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? अगर तुम हिना को खूंटे से ही बांधना चाहते हो तो पहले मुझे बांधो, रूबी को बांधो। हिना का यही दोष है ना कि वह सामान्य से कुछ अधिक ही खूबसूरत है, पर यह उसका दोष नहीं है। अरे कोई खूबसूरत चीज़ है तो लोगों की नज़रें उस तरफ उठेंगी ही। शारदा के तर्कों के आगे सभी की जुबान पर ताले लग गए थे। हिना शारदा की गोद में मुंह छुपाकर रोई जा रही थी। फिर अपने आंसुओं से पोंछ कर बोली, माँ, तुम सचमुच मेरे लिए आदर्श ही नहीं बल्कि माँ भी हो। एक दिन जब हिना का धारावाहिक टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ तो उसके अभिनय की सभी ने तारीफ की और बधाइयाँ मिलने लगी। हिना उत्तर देती, बधाई की पात्र तो मेरी सास हैं। उन्होंने मुझे डिप्रेशन से मुक्ति दिलाई और एक नया सम्मान से भरा जीवन दिया। शारदा सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। बहू हो या बेटी, दोनों ही एक हैं। दोनों के प्रति एक ही प्रकार से फर्ज भाना आना चाहिए। यही थी आज की कहानी, पागल लड़की। इस कहानी को मैंने ही शीर्षक दिया पागल लड़की, क्योंकि हमारे समाज में आज भी अवसादग्रस्त लोगों को पागल ही मान लिया जाता है। मानसिक रोग या विकारों का इलाज है, उनकी तह तक जाना ज़रूरी है। हंसती आँखों में जो तकलीफ़ है उसे समझना ज़रूरी है। समाज के एक बड़े तबके के लिए अवसाद एक बड़ी समस्या है। इससे लाखों लोग जूझ रहे हैं। इसे समझना और सुलझाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पे लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी। बहुत शुक्रिया।